नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। मन की बात कार्यक्रम का 100वें एपिसोड में पीएम मोदी का संबोधन मन की बात जन आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। हर एपिसोड में अपने आप में खास रहा। हर आयु वर्ग के लोग मन की बात से जुड़े। आपके पत्र पढ़कर कई बार भावुक भी हुआ। मन की बात लोगों से जुड़ने का माध्यम। मन की बात मेरे लिए पूजा है। हमें दूसरे के गुणों की पूजा करनी चाहिए। मन की बात के जरिए आम जनता से जुड़ा। मन की बात सकारात्मक का पर्व बन गया। ये अनोखा पर्व हर महीने आता है। ये मन की बात करोड़ों भारतीयों की मन की बात है। की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे, श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है। मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था। खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया। सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। मन की और अधिक जानकारी के साथ पीयूष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, लगातार इंतजार था मन की बात आज कार्यक्रम का, कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण और बेहद जिस तरह से 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ है, कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र भी किया। किस तरीके से तमाम जो अभी तक 100 एपिसोड 99 एपिसोड जिस तरह से गुजरे हैं उसका जिक्र किया गया। बिल्कुल, अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर बताया कि किस तरीके से 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी से ये मन की बात का कार्यक्रम की शुरुआत हुई और कहीं न कहीं महीने के लास्ट में प्रधानमंत्री मन की बात करते हुए नजर आते हैं। और प्रधानमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरे लिए एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मेरे लिए आस्था है, पूजा है, व्रत है। यही नहीं, ये जो कार्यक्रम है वो जनता के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने आज कई बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। हजारों चिट्ठियां हमें मिली हैं और लाखों संदेश भी मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं और संदेशों को समझने की कोशिश करूं। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि कई पत्र ऐसे थे जिसको मैंने पढ़ा तो मैं भावुक हो गया। जो मेरा मन है वो भावनाओं से भर गया और मैंने हालांकि खुद को संभाल लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको मैं बधाई देता हूं कि आज 100वां एपिसोड पूरा हुआ है और मैं इसके साथ ही वो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं मन की बात करता हूं और निश्चित रूप से देशवासियों का सहयोग भी मिलता है। देशवासी हमारे बात को सुनते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं और हर आयु और वर्ग के लोग कहीं न कहीं इसमें
जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम तैयारियों की बात करें तो आज देश के अलग अलग इलाकों में मन की बात को सुना भी गया है। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि जब मैं गुजरात का मंत्री था तो वहाँ पे सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यालय ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जो जीवन है वो काफी अलग है। काम का स्वरूप। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबर बिहार के सासाराम से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा सासाराम पहुंचे। उन्होंने सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद पर सांप्रदायिक हिंसा मामले में गिरफ्तारी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार पर आरोप लगाया कि सासाराम में हुए सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बम बनाने के दौरान हुए विस्फोट में 6 लोग झुलस गए थे। कानपुर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दांवपेच शुरू हो चुके हैं। हर तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है। पिछले 5 सालों के कामों को मुद्दा बनाकर विपक्षी जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं, तो जनता का भी मिला जुला बयान देखने को मिल रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी की मेयर प्रमिला पांडे 5 साल रही, लेकिन विकास की चाल कैसी रही, इसे जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम जनता के बीच पहुंची और हकीकत जानी। कहीं कुछ नहीं कराया, कहीं कुछ नहीं। तो सिवाय देखिए, मैं तो कुछ है नहीं। मैं कह रहा हूँ आपके वादे तो हर सरकार करती है। हर सरकार वादे करती है कि आज ये हो जाएगा, कल सड़क बन जाएगी, ये बन जाएगी। कुछ बनती है, कुछ नहीं। लेकिन हम बीजेपी से संतुष्ट हैं, कैंडिडेट से नहीं। देखा जाए तो मेयर जो अपनी बनी थी पिछली बार प्रमिला पांडे जी, उन्होंने काम तो काफ़ी अच्छा किया है और उसके बावजूद भी काम के हिसाब से आदमी उनको वोट देगा और हमें उम्मीद है कि इस बार वही उन्हीं की सीट जीते निकलेगी। पिछले 5 साल जो मेयर रही उनका तो कोई इतना काम रिस्पॉन्स दिखा नहीं यहाँ पे। अभी दूसरी महिला आ रही है। पहली बात तो महिला मेयर होनी नहीं चाहिए। जेंट्स है तो वो अपने ढंग से काम करता, महिला की सोच अलग होती है। महिला के काम को समझ में नहीं आता लोगों को, महिला ने काम किया कि नहीं किया। तो वादे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उन पर अमल करना हर आदमी के बस में नहीं होता। तो बताइए, सड़क बनाया, तमाम चीज़ें कहीं, तमाम भ्रष्टाचारी चीज़ें पे तो नवीन मार्केट और सुंदरीकरण के नाम पर भ्रष्टीकरण हो गया है। देखिए, वादे तो कोई सरकार पूरा करती नहीं है। कुछ काम हुए हैं, कुछ काम कानपुर का विकास ही नहीं हो पाता है और शहरों के अनुपात में। कानपुर के लिए अगर अच्छा विकास चाहिए तो उसके लिए कम से कम जनता के बीच में आपको जाना जरूरी है। कानपुर नगर की मेयर सीट पर बीजेपी लगातार परचम फहरा रही थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने इस लड़ाई को काफी रोचक बना दिया है। सपा का कहना है कि नगर निगम में सबसे बड़ा मुद्दा है शहर को भ्रष्टाचार से मुक्त करना। पानी सीवर टैक्स को लेकर जो घालमेल किया गया है उसे ठीक करना प्राथमिकता है। वैसे भी इस बार जनता खुद जवाब देगी। शहर में देखिए, साफ सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। पेयजल की भी परेशानी है बहुत बड़ी बात। आवारा पशुओं की समस्या, जाम की समस्या, प्रदूषण की समस्या, ये सारी समस्याएं हैं बहुत शहर में। 15 साल से इन्हीं लोगों की सरकार थी, नगर निगम में इन्हीं का पूरा वर्चस्व था, तो तब भ्रष्टाचार हुआ, काम तो कुछ हुआ नहीं है। 15 साल से है तो भी काम नहीं हुआ। 5 साल क्या 15 साल मिले, काम नहीं हुआ। नाले की सफाई में इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतने करोड़ों रुपए का घपला हुआ, ये सब दिक्कतें हैं बहुत। ईमानदारी के बल पे हम आगे। आज उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया है। पिछले सरकारों में ये गुंडे माफिया आतताई के रूप में काम करते थे और इनका केवल पेशा था लोगों से धन उगाही करना। आज यही गुंडे माफियों का सफाया हो रहा है। या तो ये गुंडे माफिया जेल में है या आसमान में है। मैं एक बार पुनः कोर्ट को और महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ। सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ और वो साल था 2002, जिसने मुख्तार के जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल बीजेपी के विधायक किशन राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली। किशन राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 3 साल बाद यानी साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई थी। किशन राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमला ऐसी सड़क पर हुआ जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हमलावरों ने AK-47 से अंधाधुंध गोलियां चलाई और किशन राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए थे। इस केस की जांच
यूपी पुलिस से लेकर सीबीआई को दी गई। किशन राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कई गवाह मुकर गए थे। दिल्ली की स्पेशल अदालत ने 2019 में फैसला सुनाते कहा था कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिलता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। गवाहों का अकाल पड़ने से मुख्तार अंसारी जेल से छूट गया था। मुख्तार भले ही जेल में रहा, लेकिन उसका गैंग हमेशा सक्रिय रहा। लेकिन कहते हैं ना, गुनाहों की सजा इसी दुनिया में मिलती है। मुख्तार को सजा मिली। अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और सभी अपराधियों में कड़ी पैरवी कर रहे हैं। सभी अदालतों में लग करके हमारे अभियोजन के वकील लगातार लगे हुए हैं और अपराधियों में आज कानून का भय है। मुख्तार अंसारी को आज जिस प्रकार से 10 वर्ष की जो सजा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है, ये बदलते नए उत्तर प्रदेश की एक निशानी है और ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ के ऊपर ये माफियाओं का रसूख इस प्रकार का होता था कि पूर्व में इनके खिलाफ गवाह पलट जाते थे, गवाह गवाही नहीं देते थे, न्यायालय इनके मामलों को सुनने से इनकार कर देते थे इनके खौफ के कारण से। लेकिन आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से माफियाओं की कमर तोड़ दी गई, इनको उसके साथ ही साथ मिट्टी में मिलाने का जो कार्य सरकार कर रही है, आज उसी के तहत इनका जो आतंक था वो आतंक से लोग बाहर निकल रहे हैं। न्यायालय इनको सुन रहा है, गवाह इनकी गवाही दे रहा है इनके खिलाफ और आज इनको सजाएं भी हो रही हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये माफिया बिल्कुल पूरी तरीके से जमींदोज ही कर दिए जाएंगे। योगी सरकार ने कसा शिकंजा। मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में 52 केस दर्ज हैं। योगी सरकार अब तक अंसारी और उसके गैंग की 192 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों को या तो ध्वस्त कर चुकी है या फिर जब्त। मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। मुख्तार गैंग के अब तक 96 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। पंजाब की जेल से यूपी लाया गया था मुख्तार। एक मामले की सुनवाई के चलते मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल भेज दिया गया था। वो काफी समय वही था। यूपी में सत्ता बीजेपी के हाथ आने के बाद मुख्तार यहाँ आना नहीं चाहता था। उसे यूपी लाए जाने के लिए दोनों राज्यों की सरकारों के बीच खींचतान चली। मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे यूपी शिफ्ट करने का फरमान सुनाया। इसके बाद 7 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से हरियाणा के रास्ते आगरा, इटावा और औरैया होते हुए बांदा जेल पहुंचा दिया गया। पूर्वांचल में रहा मुख्तार का दबदबा। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था। तभी से वो जेल में बंद है। पहले गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेज दिया गया, मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया था। उसके बाद से मुख्तार को बाहर आना नसीब नहीं हुआ। एक मामले में उसे पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में दबदबा कायम रहा। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा। कुछ लोगों के लिए थी रॉबिन हुड की जैसी छवि। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा रहा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की। मऊ के लोगों का कहना है कि सिर्फ दबंगई ही नहीं, बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम किया। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर ये रॉबिन हुड अपनी विधायक निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता था। अंसारी परिवार के लिए पूर्वांचल में बोलती थी तूती। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और उसके फौज में नाना ब्रिगेडियर, तो फिर मुख्तार अंसारी माफिया कैसे बन गया? रौबदार मूंछों वाला ये विधायक आज भले ही व्हील चेयर के सहारे हो, लेकिन मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। अब अंसारी के कई ठिकानों को जमींदोज किया जा चुका है। कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। वो बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा। परिवार का गौरवशाली इतिहास। मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन चुका था, लेकिन गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की है। सिर्फ डर की वजह से नहीं, बल्कि काम की वजह से भी इलाके के गरीब गुरुओं में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान रहा। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है, वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अबन अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वे गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम पर है। नाना थे नौशेरा युद्ध के नायक। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे।
शायद कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 1947 के जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। पिता थे बड़े नेता तो चाचा रहे उपराष्ट्रपति। खानदान की इस विरासत को मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभानुल्लाह अंसारी को 1971 के नगरपालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। बेटे ने किया देश का नाम रोशन। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुनिया के टॉप 10 शूटर्स में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुका है, बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुका है। अब वो भी पिता के कर्मों की सजा भुगत रहा है। उसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल साल 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने साल 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते भी। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे खराब चेहरा बना दिया और अब यही चेहरा जो कईयों के लिए कुख्यात रहा, अब जेल में कैद रहेगा। 4 साल की सजा का ऐलान होने के बाद अब जाल अंसारी की सांसदी जाना निश्चित हो गया है। वहीं कृष्णानंद राय के परिवार की अगर हम बात करें तो कृष्णानंद राय की पत्नी ने न्यायालय का धन्यवाद दिया है। वहीं बेटे ने पूर्ववर्ती सरकारों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बेटे ने कहा कि अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया होता तो कहीं ना कहीं काफ़ी समय पहले ही पूरे प्रकरण को लेकर परिवार को न्याय मिल गया होता। वहीं देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी के सजा के ऐलान के बाद तमाम सियासी दल और सियासी नेता क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा गया, न्यायालय ने सुना और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी हाई कोर्ट में MP MLA कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं।